अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार में आप ट्रेड कर कर पैसा कमा सकते हैं, तो दरअसल आप पहले ही पैसा गंवा चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि सेबी की स्टडी ये कहती है कि बाजार में काम करने वाले 90% ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि शेयर खरीदिए और भूल जाइए, पैसा बनता रहेगा, तो याद कीजिए उन निवेशकों को जिन्होंने यूनिटेक, यस बैंक, जेट एयरवेज, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जैसे शेयरों को खरीदा था। ये सब दलाल स्ट्रीट की डार्लिंग्स तो ही हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? अगर आपको कोई ये बताता है कि आईपीओ में पैसा लगा के आप पैसा बना सकते हैं, तो पूछिए क्या हुआ उन आईपीओज़ को जो बाज़ार में आने के बाद 80% तक टूट गए। अगर कोई ये कहता है कि सिप हर मौसम में सबसे अच्छा है, तो कहाँ हैं अब वो लोग जो ये कहते हैं? क्योंकि अब तो जब बाज़ार टूट रहा है तो सिप के रिटर्न भी तेज़ी से टूट रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, तमाम आपकी ऐसी अवधारणाओं को तोड़ने के लिए, बाजार के तमाम ऐसे मिथ्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, रचित खंडेलवाल। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। रचित जी को रफ्तार का बड़ा शौक है, रफ्तार से बड़ा प्रेम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप राइडर भी हैं, तो आप रफ्तार पसंद करते हैं, और आप स्टॉक के ट्रेडर भी हैं, यानी कि आपको बाज़ार की रफ्तार भी पसंद है। एक तरफ आपका पैशन है और दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन है। इसके बीच में कहीं रचित जी खड़े हैं। तो रचित जी, मेरा पहला सवाल बहुत छोटा सा मैं ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है मेरा, कि अगर 90% लोग शेयर बाज़ार में पैसा गंवाते हैं, तो ये ट्रेडर्स के लिए है भी मार्केट या नहीं? सर देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी है और ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए भी है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें करना है क्या। आपने यूजुअली देखा होगा कि लोग किस तरीके से बातें करते हैं कि चाचा जी ने ये शेयर बताया, मामा जी ने वो शेयर बता दिया, वो खरीद लिया, वहाँ बेच लिया। अब सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक बिगनर्स लक काम करने लग जाए और आप इनिशियल डेज में अगर थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके पास पूंजी आ गई है इस मार्केट से पैसा कमाने की, जबकि वो रियलिटी नहीं होती। और जब आपकी वो मिथ्या, वो डाउट खत्म होने का टाइम आता है, तब तक आपका कैपिटल भी खत्म हो जाता है। आपने कभी ट्रेड किया रचित जी? सर, मैं 2004 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और उस टाइम अपनी ही, मतलब आई एम द थर्ड जनरेशन इन द बिजनेस। और क्योंकि वो बोलते हैं ना, मारवाड़ी का बच्चा, उसको झाड़ू भी लगाना सिखाया जाता है और सारे काम सिखाए जाते हैं। तो मेरी इनिशियल ट्रेनिंग सर एज ए डीलर ही हुई थी। आज आई एम रिसर्च हेड एंड इन्वेस्टर एजुकेशन हेड इन द कंपनी, बट आई स्टार्टेड ऑफ एज ए डीलर। तो उस टाइम पे खूब ट्रेड्स अपने भी किए हैं और क्लाइंट्स के भी किए हैं। आपको ऐसा लगा कि बिगनर्स की कुंजी जिसकी बात आप कर रहे थे कि आपको मिल गई? सर, हर इंसान को लगता है, और मैं भी अछूता नहीं हूँ अब, क्योंकि इतने सालों से सब देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, इसीलिए शायद ये सौभाग्य मिला है कि आपके सब पास बैठ के और आगे इन चर्चा कर सकेंगे। बिल्कुल। तो रचित जी का जो अनुभव है वो दरअसल एक डीलर से शुरू होता है। आपने मुझे बताया चर्चा में कि क्लाइंट के केवाईसी भरने हो या सौदे डालने हो या फिर अब कंपनियों को खंगालना हो, उनका ऑडिट करना हो, ये सब कुछ रचित जी जानते हैं। तो दरअसल रचित जी ये जानते हैं कि ये बाज़ार भीतर से चलता कैसे है, ये बाज़ार दरअसल अमीर बना किसे रहा है, ये बाज़ार दरअसल रिटेल निवेशक को हमेशा नुकसान देता क्यों है। ऐसे तमाम रहस्यों को आज हम रचित जी के साथ खोलेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो यही कि कहा जाता है, ये गोल्डन रूल है, ये थंब रूल है कि आप कंपनी खरीदिए और उसके बाद आप चैन से बैठ जाइए और आपको वो कमा के पैसा देती रहेगी। मैंने तमाम एग्जाम्पल्स आपको दिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको कभी बढ़ चढ़कर टीवी पर और एक्सपर्ट्स अपनी रिकमेंडेशन में, रिपोर्ट्स में, ब्रोकरेज हाउस बताते थे और आज वो फिर कहीं नहीं है। तो क्या ये बाय राइट एंड सिट टाइट वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में कहीं कोई फ्लॉज है? शुभम सर, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि कल आप घर में बैठे हुए थे, किसी इंसान ने घंटी बजाई और वो आपसे कुछ पैसे लेके चला गया। अब वो पैसे आपके वापस आने वाले हैं नहीं,
क्योंकि ना तो आप उस इंसान को सही तरीके से जानते थे, ना उसका अता पता पता था। और ये सब होने में मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि गलती किसकी थी, आपकी थी या उस इंसान की थी जिसने घंटी बजाई? आपकी थी, हमारी ही थी, अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं बिना जान पहचान के। तो सर ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाय एंड सिट टाइट की जो बात कर रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू का एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इसमें आप एक चीज़ समझिए, जब आप एक शेयर खरीदते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हैं कि वो कंपनी आपके पैसे से अपना काम आगे चला सके। आपने हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, एक तरीके का पार्टनरशिप है आपका, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। मगर इसमें देखने वाली बात यह है कि उस पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने के पहले आप ये तो पूछेंगे, भाई तुम्हारा बैलेंस क्या है, तुम्हारी वर्किंग क्या है, एसेट क्या है, क्या तुम आगे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम्हारे हिस्ट्री कैसे रही है, क्लाइंट बेस कैसा रहा है। मतलब अमूमन होता है ना कि हम किसी को उधारी देने के पहले ये सब चीज़ें समझना सही समझते हैं। तो शेयर मार्केट में आप ये क्यों नहीं करते? लेकिन सर, अगर आम आदमी पर इतना समय हो कि फिर वो ये सब कर पाए, तो ये तो फिर फुल टाइम प्रोफेशन है। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं ना कि अगर कोई एक्सपर्ट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, या आजकल सो कॉल्ड ये जो एजुकेशन के नाम पर स्टॉक खरीदवाए जा रहे हैं, सेबी भी इस पर सख्ती कर रही है कि हम तो लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं और उसके सहारे वो स्टॉक बेचे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है फिर कैसे छाना जाए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है? सर देखिए, इसके लिए एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी के लिए इतनी भी मेहनत करना नहीं सही समझ रहे हैं कि उसको जब आप, क्योंकि आप एक ये चीज़ देखिए, जो पैसा आप डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में जो प्रोफेशनल आवर्स खर्च किए और उससे जो आपके पास पैसा आया वो डाल रहे हैं। आप ज़िंदगी का एक अंश है जो डाल रहे हैं उस मार्केट के अंदर। अगर वो अंश कमाने में आपने इतना समय लगा दिया, तो थोड़ा सा समय लगा कर अगर थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस कर लें। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही फॉलो करें। मैं आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि अगर आप दिन में थोड़ा थोड़ा समय भी दें, और एनएससी के या ऐसे बहुत सारे आजकल अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं, बेसिक कोर्सेज़ हैं, और ये कोर्सेज़ वो वाले नहीं बोल रहा हूँ सर मैं आपको कि 10 दिन में कोर्स कर लीजिए और ऑप्शंस में लाखों कमा लीजिए, नहीं। बेसिक कोर्सेज़ होते हैं, थोड़ा बहुत वो कर लीजिए, थोड़ा बहुत मटेरियल कहीं कहीं से प्रोक्योर करके और उसको पढ़ना चालू करिए। पहले चीज़ समझना चालू करिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मैं जो समय अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो फिजूल है, वो फिजूल नहीं है सर। नहीं, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि इसको पढ़ लीजिए, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ के और अपना ऑपरेशन कर सकता है। कितनी भी डॉक्टरी पढ़ ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, स्टॉक पढ़ के आपको क्या लगता है कि कोई कोर्स करके मैं क्या किसी कंपनी पर इतनी निवेश कर सकता हूँ? आप अगर आपको लगता है तो आप मुझे ऐसे कोई 2 या 3 टिप्स बता दीजिए कि मेरे जो ये पॉडकास्ट सुनने वाले लोग हैं कि ठीक है, ये फैंसी बातें हम नहीं करेंगे। आप बताइए कि सर आपको कोई कंपनी में निवेश करना, मैं बता रहा हूँ टीवी पे, कोई दूसरा बता रहा है टीवी पे, ये 3-4 चीज़ें देख लीजिए, अगर ये सही है तो कर लीजिए निवेश, वरना मत करिए। बिल्कुल। अब इसमें चलिए सर, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। आपने मुझे ये बोल दिया कि आप पढ़ नहीं सकते, मगर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आप मार्केट में हैं, आप नॉर्मल मार्केट, स्टॉक मार्केट नहीं, मार्केट में हाँ, हैं। बिल्कुल। आपको दिखता है कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। एक बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जिस प्रोडक्ट की सेल्स उठती हुई दिखे उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए। अब ये आप बोलेंगे ये कैसी फिजूल की बात बोल दी सर। टाटा मोटर की बात मैं करता हूं आपसे। टाटा मोटर जब टाटा इंडिका बना रहा था, सूमो बना रहा था, सफारी बना रहा था, उनके अपने फीडबैक्स भी थे। एक टाइम था टाटा इंडिका बहुत ऊपर चली गई थी। फिर टाटा मोटर्स का एक टाइम आया जब टाटा मोटर्स की गाड़ियां पिटने लग गई थी और टाटा मोटर की गाड़ी को आदमी उसके अंदर बैठ के बाहर जाने में उसको लगता था कि मेरी ही इज्जत खराब हो जाएगी। बट फिर सर एक टर्न अराउंड आया। वो टर्न अराउंड आने में आपको टाइम दिखा। उन्होंने JLR को एक्वायर किया, उसका सारा का सारा जो R&D था उसको अपने हाथ में लिया और उन प्लेटफॉर्म्स पे गाड़ियां बनाना चालू किया, और फिर वो मार्केट में आई। और फिर टाटा मोटर का आप देखिए लोगों का नज़रिया बदलने लग गया। अब सर ये जो नज़रिया बदल रहा था ना, तब टाटा मोटर का भाव हुआ करता था 180 से 200 रुपये। आपको पहले ही पता लग गया था कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है, गाड़ी डिमांड में आ रही है। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको सिंपल सा करना है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं जो देखना बहुत बेसिक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। इसको बिल्कुल उस पैटर्न पे लीजिए कि आप एक
हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो हिस्सेदारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो जो आदमी है, वो जो प्रमोटर है, वो जो पेडिग्री है, जो पूरा पेरेंटेज है उस ग्रुप का, वो किस किस्म का है। इसका मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी देने वाला हूँ अभी कि पेरेंटेज किस किस्म का है। उसके बाद आप ये देखिए कि बेसिक आइडिया लग जाता है आपको। रेवेन्यू फिगर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप इतनी वेबसाइट्स हैं और आपके भी इतनी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, उसमें जाके सारे फिगर्स निकल जाते हैं। एक सरसरी निगाहों से आपको वो निकाल के देना है। आप व्हाट्सएप, यूट्यूब सब करते ही रहते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का पेशेंस लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको रेवेन्यू फिगर्स और डेट वगैरह भी समझ में आ गया। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसने कोई बहुत लंबा रनअप तो नहीं कर लिया। कल को ऐसा ना हो कि टाटा मोटर्स पे आप 1,000 रुपये में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जो कि 180-200 रुपये से चला हुआ है, वहाँ से 5 गुना भाव हो गया। फिर आप इन्वेस्ट करके मेरे पास वापस आएंगे कि आप तो आदमी ही बेवकूफ़ हैं। आपने बोला टाटा की गाड़ी चलती है, टाटा की पेरेंटेज अच्छी है, मैंने टाटा में इन्वेस्ट कर दिया, अब ये 600 रुपये आ गया। तो सर वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। ललाहित नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, पेशेंस रख के, समझ के और इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सर मैं इसका एक फ्लिप साइड देता हूँ आपको, और इसमें आपकी वो आईपीओ वाली बात भी बहुत सही तरीके से फिक्स इन हो जाती है। ओला इलेक्ट्रिक, आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सर मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्रमोटर है, आप पहले उनको देख लीजिए। प्रमोटर ने कितनी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करी हैं और कितनी फेलियर स्टोरीज बनाई हैं। प्रमोटर को देख के आपको आधे से ज़्यादा तो वहीं पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पैसा तो प्रमोटर ही को दे रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे को हिस्से में वो शोरूम या ओला का स्कूटर थोड़ा ना मिलने वाला है, मैं तो प्रमोटर को पैसा दे रहा हूँ। अब वो प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है ही नहीं इनके पास से। उसके बाद आप ये देखिए कि सर कंपनी प्रॉफिट में भी है या लॉस में है। आज आपने पेटीएम की बात करी सर, पेटीएम का आईपीओ आया, दुनिया दौड़ गई उसके पीछे। और मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब तक, जो कि आपने शोज में देखा भी होगा, जब तक मैं फंडामेंटल नहीं समझ पाता हूँ किसी कंपनी के, मैं टेक्निकल्स नहीं देखता। दुनिया कूद पड़ी, अरे सबके पास पेटीएम है, ये है, वो है। आप उसकी बैलेंस शीट देख लीजिए। आईपीओ आप लगाने जहाँ जा रहे हैं ना, आप आईपीओ में बैंक में वेबसाइट पे अपने जाके जो कर रहे हैं, उसके पहले 2 मिनट एक बार आईपीओ के लिए वो डालेंगे, आपको पूरी की पूरी 5 साल की एक शीट बन के आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी तो लॉस में है। आप एक ब्रोकरेज हाउस से आते हैं, क्या आपको लगता है कि जो ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन देती हैं, कितना भरोसा करना चाहिए, कितना सीरियस रिसर्च इसके पीछे होता है? क्या आपको लगता है कि वाकई ये फेयर इनफ रिपोर्ट्स होती हैं? ठीक है, आपने कहा कि आप एक स्टॉक खरीदते हैं, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी कि अगर हम एक स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं उसका कैमरा कैसा है, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है। हम कार खरीदने जाते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं। तो ठीक है, अगर आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं तो इतना देखा जा सकता है कि कंपनी कमा रही है, नहीं कमा रही है, प्रॉफिट में है, नहीं है। और अगर कोई टिप्स भी देता है, जिसका आपने जिक्र किया मामा जी, चाचा जी, तो भी वो इसी तरह बताकर देते हैं कि ये कंपनी खरीद लो, अभी इसमें ये होने वाला है या वो होने वाला। ठीक है, वो मुझे बात समझ में आई। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस हैं, अगर वो रिपोर्ट्स निकाल रही हैं, ठीक है, और वो भी यही सब चीज़ें देखती हैं, है ना, तो क्या आपको लगता है कि ब्रोकरेज हाउस पर अगर कोई रिपोर्ट है, अगर वो ब्रोकरेज की रडार में है किसी, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है? सर देखिए, अब क्या है कि आप मुझे ऐसे फिक्स में डाल रहे हैं, और अब वो वाली बात हो जाती है ना कि चक्रव्यूह से निकलना है तो अभिमन्यु वाली सिचुएशन। तो आप इसमें ये देखिए सर, बहुत बेसिक बात बोलता हूँ, और हो सकता है कि इस बात के बाद मैं थोड़ा ट्रोल भी हो जाऊँ, मगर रियलिटी ये है कि हर वो आदमी जो आपको स्टॉक खरीदने के लिए बोल रहा है, हर वो आदमी जो आपको एक रिपोर्ट दे रहा है, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। अब इसमें भी आपको देखना होगा उसका पास्ट क्या पेडिग्री है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे दूंगा, नाम तो क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा। एक कंपनी थी सर, उसने अपने ही क्लाइंटों के शेयर एक NBFC में डाल के और उससे पैसा उठा के और ट्रेडिंग कर दिया, और लॉसेस हो गए, सब कुछ हो गए। कंपनी साउथ की है। अब ये बहुत छोटे समय में आई, सारा काम किया और चली गई। स्टॉक ब्रोकर या एक्सपर्ट की भी आपको पेडिग्री चेक करना बहुत ज़रूरी है।
कितने सीरियस बिजनेस में वो हैं, कितनी सीरियस बिजनेस में है, उनका क्लाइंटेल किस किस्म का है, वो एक्चुअल में जब आपको कोई चीज़ बता रहे हो उसके बाद उनका ट्रैक रखिए कि इन्होंने ये बोला था, इसमें इतनी इतनी सक्सेस आई है और यहाँ पे फेलियर्स आए हैं, तो यू विल गेट टू नो। आपको अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है ना सर, गुरु से अगर गुरु मंत्र लेना है, आप बोलो भाई साहब आप बोलो मैं गुरु मंत्र लेके चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने गुरु को भी समझना होगा, आपको जिसको भी आप फॉलो करते हैं, हम सब करते हैं वेरी फ्रैंकली, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता, ऐसा नहीं आप नहीं करते, हम किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी सोर्स को ज़रूर फॉलो करते हैं, बट वो फॉलोइंग जनरेट करने से पहले, वो विश्वास जनरेट करने से पहले हमको क्रॉस चेक करना होता है कि बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से है, सक्सेस रेशियो क्या है। क्या ये तय किसी तरीके से पता चल सकता है रिपोर्ट देखकर या रिपोर्ट पढ़कर कि ये रिपोर्ट बनाई गई है या बनवाई गई है? सर ऐसी ऐसी बातें देखिए बिल्कुल पता लग सकता है। मैं इसमें बिल्कुल भी आपको अगर ये बात बोलूं कि नहीं पता लग सकता तो ये गलत होगा। इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूं कि सर वो रिपोर्ट इस तरीके से बनाई जाती है कि अभी तो मामला ख़राब है जनाब, मगर आने वाले समय में ये ऐसी 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 चीज़ें करेंगे, ये इनका बिजनेस प्लान है, ये इनका प्रोजेक्शन है, और उसके बाद आप देखिएगा कि ग्रोथ किस तरीके से होगी। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा जाएगा कि स्टॉक की वैल्यूएशन अभी तो हाई है, मगर जब इनका नया बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद फेयरली वैल्यूड हो जाएगा और तब आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको अभी खरीदना पड़ेगा। तो फिर अगर हम इस पूरे मिथ को जिसको हम बस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसके निचोड़ पर आएँ, निष्कर्ष पर आएँ, कंक्लूजन पर आएँ, क्या लेकर जाए फिर आदमी? बाय राइट सिट टाइट को कैसे अप्लाई करें? सर बहुत बेसिक बात है, हमने अगर निचोड़ को निकालना है तो बहुत बहुत बेसिक बात है। स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। इफ़ यू सी द प्रोडक्ट इन द मार्केट यू इन्वेस्ट इनटू इट। अगर नहीं समझ में आ रहा, हमें पैसा ही नहीं डालना है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट ही हम नहीं समझ पा रहे हैं उसमें पैसा डालने का कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट देखने के बाद 2 मिनट का काम और, एक बार P&L बैलेंस शीट कोई भी समझ सकता है सर। मेरा आज के टाइम, अब आप कोई मैं बात बोलूँगा तो आप बोलोगे भाई आपका बेटा है इसलिए ऐसा कर लेता है, मेरा बच्चा है उसको भी मैं देता हूँ कई बार कि भाई ये पढ़ के बताओ इसमें क्या है, तो प्लस माइनस के फिगर वो बच्चा भी समझ लेता है, जो कि मेरा 11 साल का बेटा है और वो 8 साल की उम्र से ये करके मुझे दे रहा है। अब तो हमारे बीच में कई बार तर्क वितर्क भी हो जाता है कि आपने इसको ऐसे क्यों रिकमेंड कर दिया, इसमें तो ये चीज़ दिख रही है। तो अगर बच्चा कर सकता है तो हम तो बहुत इजीली कर सकते हैं सर, हम अपने फाइनेंस मैनेज कर ही रहे हैं। आप फाइनेंस देख लीजिए और उसके बाद एक छोटी सी चीज़, वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। और वैल्यूएशन देखने का बड़ा सिंपल तरीका है कि कहाँ से कहाँ तक वो रैली कर गया है। अगर जैसे कि मैंने आपको टाटा मोटर का एग्जाम्पल दिया, 5 गुना हो गया सर इतने छोटे से टाइम में, कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी। वो वैल्यूएशन ज़रूर देखिए। आपको अपने स्टॉक रेडार पे डाल दिया है, वेट करिए टाइम का, टाटा मोटर्स अब आप लेते हैं तो एक अच्छी डील बन जाती है, एक अच्छी बेट बन जाती है। बट 1000 रुपये में आपने लिया तो आप उन लोगों में से आ जाएंगे जो बोलेंगे ये सट्टा बाजार है, यहाँ पे सब हेरा फेरी होती है। तो सर गलती मार्केट की नहीं है, आप वैल्यूएशन ही नहीं समझ रहे हैं तो क्या। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझें और इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि खरीद कर रुकना, बने रहना अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन तब जब आप उस बिज़नेस को समझते हो। रिसर्च स्टॉक खरीदने से पहले कर लीजिए, फंसने के बाद शुरू ना कीजिए। रजित जी का कहना है कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, बाज़ार में उसके प्रोडक्ट हैं नहीं है, वो कंपनी कौन प्रमोटर चला रहा है ये देख लीजिए। तीसरा, उस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, थोड़े बहुत फिगर्स देख लीजिए। और चौथा, आप ये देख लीजिए कि उसमें बहुत बड़ा रनअप तो कोई नहीं आ गया कि प्रॉफिट बुकिंग जैसी स्थिति में आप फंस जाएं। इस सारे काम को अगर आपको आसान करना है तो अलग अलग समय पर हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आपको पसंद हों। पेडिग्री की जो बात कही कि जो एक्सपर्ट वाकई आपको लगता हो कि बाज़ार में जिसकी सलाह पर आपने पैसा बनाया या वो निष्पक्ष सलाह दे रहा है, उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उससे पूछिए कि सर मैं ये कंपनी ख़रीदने जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि हमारे कॉलर शो में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर ये खरीद लिया है अब क्या करें। आई विल बी हैप्पी कि अगर आप लोग ऐसे सवाल पूछेंगे कि सर मैं ये खरीदना चाहता हूँ, खरीदूँ या रहने दूँ, कोई नया स्टॉक खरीदूँ। ये हम अगला मिथ जो है सर जिसको मैं आपके साथ बस्ट करना चाहूँगा, दैट इज़ कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है।
वॉरेन बुफे जो बहुत बड़े निवेशक हैं, पूरी दुनिया के जाने माने निवेशक हैं, वो कहते हैं कि मूर्खों का प्रोटेक्शन है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं आप? ये जो एक इसके बीच का संतुलन क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि सारे अंडे एक टोकरी में रखोगे, टोकरी गिरी तो अंडे गए, तो आपको टोकरी में सारे अंडे एक टोकरी में ना रख के अलग अलग टोकरियों में अंडे रखने चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो वॉरेन बफे जिसको लीड करते हैं, वो कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रोटेक्शन है मूर्खों का। कहाँ बीच में खड़े होंगे फिर? सर एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे, आपके कितने बच्चे हैं? 2 2 बच्चे हैं। उन 2 बच्चों पे आप पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं? उनका स्कूल मैनेज कर पा रहे हैं? बिल्कुल। ये भी देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, होमवर्क क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, सारी चीज़ें कंफर्टेबली हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे, आराम से कर पा रहा हूँ। सर मेरे जो परदादा जी थे उनके 16 बच्चे थे, और फ्रैंकली वो जो 16 बच्चे थे ना सर, वो बच्चों ने ही कभी कभी बच्चों को पाल लिया, क्योंकि माँ बाप के पास तो इतना समय ही नहीं था कि वो 16 बच्चों को सही तरीके से संभाल सकें। अब मेरी इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है आप बिल्कुल करें, कोई परेशानी नहीं है, यू आर फ्री एज पर योर विल, मगर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्स टाइम एंड हाउ। आज आप एक टाटा मोटर खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपने उसका प्रोडक्ट भी चेक किया, बैलेंस शीट भी चेक करी, और उसके बाद 4-6 लोगों से डिस्कस भी किया, सब कुछ किया, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन भी चेक कर ली। अगर डाइवर्सिफाई करना है और आपके पास इतना समय है कि आप आज यहाँ से स्टूडियो पे बैठ के शूट ना करने के बजाय और अपने ऑफिस में बैठ के बैलेंस शीटें पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए, आप करते रहिए, अगर आपके पास इतना समय है तो। मगर उसमें आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना अगर आपको आता है तो आप करिएगा, वो एक अलग स्टडी बन जाती है। क्योंकि आपने एक और अभी बात बहुत सही बोली, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन पर्टिकुलर बास्केट। बिल्कुल सही बात है कि सारे अंडे अगर एक ही जगह रह गए और गिरा तो ये सब एक साथ चला गया। सर डाइवर्सिफिकेशन के पैटर्न बहुत अलग अलग होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी मार्केट में अलग अलग शेयर लेने का मतलब नहीं होता है। अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच पे भी जाते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हम कौन से सेक्टर को ले रहे हैं। आप सेक्टर भी समझिए, अलग अलग सेक्टर में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। अब अगर सेक्टर की बात करते हैं तो आपको सेक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, स्टील कुछ टाइम पहले तक डार्लिंग था, सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, स्टील ये वो, मेक इन इंडिया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इधर ट्रम्प साहब आए, उन्होंने टैरिफ्स की बात करी, सब धड़ाम से नीचे गिर गए। फिर कौन गलत हुआ? वो एक्सपर्ट। आप वो चीज़ समझिए और पूरा का पूरा उसके लिए जो विजन चाहिए, अगर वो आपके पास है तो डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन का सर एक और तरीका होता है कि अपना अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करिए। जैसे आपने इक्विटी मार्केट में आज इन्वेस्ट किया है, सेम टाइम आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा आपने डेट मार्केट में भी डाल दिया है। अब देखिए इक्विटी मार्केट तो टूट रहा है, यहाँ आपको पेन मिल रहा है। अगर आपने डाइवर्सिफाई किया होता और गोल्ड में भी पैसा डाला होता तो आज आप खुश भी होते कि कहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, नोशनल लॉस है, निकल जाएगा, बट यहाँ से आ भी तो रहा है। बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, गिवन अ चांस उसको आप सही तरीके से कर पाए। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिए कि एटलीस्ट एसेट क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये ज़्यादा मुझे समझ में आया। एग्जाम्पल आपका काफ़ी रोचक था, बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, इससे कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। सारे एक्सपर्ट जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबका कहना है कि डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन किस तरह हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक ही सेक्टर की 4 कंपनियां खरीद लेना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एसेट का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, स्टॉक्स में भी करना है तो सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना संभाल पाएँ। ये बात रचित जी की बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि इस पूरे मिथ का जो निचोड़ है वो यही है कि उतना ही डाइवर्सिफिकेशन कीजिए जितना आप काबू कर पाएँ, जितना आप संभाल पाएँ। सर जो तीसरा मिथ जो मुझे लगता है कि इस समय का एक क्या कहना चाहिए मुझे, सच हो गया है, शाश्वत सच से बोलते हैं ना, कि जिसको देखिए, जहाँ देखिए, जैसे देखिए, दिमाग पर यह हावी है कि सिप सबसे अच्छा है। सिप करिए, सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मतलब एक वो तरीके से रामबाण इलाज है कि आप
सिप कर लीजिए सर, सिप कर लीजिए सर। मैं देखता हूँ बड़े से बड़े एक्सपर्ट और आम इंसान भी ये बता रहा है कि सिप कर लीजिए। आपको लगता है सिप हर स्थिति में अच्छी है? सर, खाना आप खाते हैं, हम सब खाते हैं, मगर और ये जीवन का एक अनिवार्य अंग है, एक उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। मगर आप खाते वक्त क्या ये देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस क्वालिटी का खा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप पैसा लगाते वक्त, सिप करते वक्त ये चीज़ क्यों नहीं देखते? मुझे एक चीज़ बताइए, और ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग हिस्टोरिकल फिगर्स को देख के करंट मार्केट में पैसा लगा देते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे सर कोविड के बाद, 48% रिटर्न, 50% रिटर्न। सब बोले भाई ये काम सबसे अच्छा, ये तो बेवकूफ़ है स्टॉक मार्केट वाले, तो बेचारे रिटर्न ही कितना दे देंगे, हम तो एक साल में 100 रुपये लगा के उसको 150 रुपये बना देंगे। आपने क्या वो चीज़ देखी कि सिप आपकी किस मार्केट कैपिटलाइजेशन के सेगमेंट में हो रही है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन से सेक्टर में हो रही है? अगर वो सब चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं तो फिर सिप को भी आप जिम्मेदार मत ठहराइए। वो तो आपको साफ बोल के कर रहे हैं। सिप भी आप जब करते हैं तो वो बताते हैं आपको कि भाई हम आपका पैसा ले रहे हैं, हम आपका पैसा कहाँ डालेंगे, वो कहाँ काम आएगा। सिप में प्रॉपर म्यूचुअल फंड की तरफ से सारे डिस्क्लेमर होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके पास रिपोर्ट शेयर की जाती है उसमें भी वो स्टॉक्स कवर किए जाते हैं। तो सिप भी करिए, मगर सिप के लिए आप ये चीज़ समझिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आज स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आ गया है और उस सिप में पैसा नीचे जा रहा है और आपने 1-1.5 साल पहले ही वहाँ पैसा डालना चालू किया था, तो मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है? तो आपको क्या लगता है कि सिप किन लोगों के लिए ठीक है, नहीं ठीक है? आपको लगता है कि नहीं, सिप आपको करनी है तो उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जैसा जैसा बेचा जा रहा है, मैं तो सही वर्ड यही इस्तेमाल करूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिप कर दो, बच्चे के लिए 15 साल बाद पैसा चाहिए सिप कर दो। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आता कि ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सिप कर भी दिया होता, और अगर मेरा जब पैसा निकालने का समय है उस समय मार्केट में कोई क्रैश आया, और तब क्या होगा सिप का? तो सिप को भी क्या चलाने के लिए या ड्राइव करने के लिए या सिप के लिए भी क्या प्रॉपर आपको एक रिसर्च की ज़रूरत है? ये इतना इजी भी नहीं है जैसे बताया जा रहा है। सर देखिए, बहुत बेसिक बात बताता हूँ आपको मिस सेलिंग किसी भी तरीके की जा सकती है कि अच्छा आपको गाड़ी खरीदनी है, 2 साल बाद आप एक काम करिए, सिप में पैसा डाल दीजिए, डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मिथ्या है ये। मार्केट अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है और आने वाले समय में सर ये और ज़्यादा होने वाली है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। आप अगर सिक्लिकल ट्रेंड्स देखेंगे मार्केट के, तो 2008 के क्रैश के बाद मार्केट को करीबन 1.25 साल लग गया था उस शॉक से उभरने में। और वही आप अगर कोविड टाइम में देखेंगे तो कोविड का क्रैश भी आया और कुछ महीनों में मार्केट ऊपर भी आ गया। तो मार्केट की अब साइकिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सिप मेरी समझ से आपको नहीं करनी चाहिए। सिप का बेसिक मंत्रा है, अगर आपका कोई भी ऐसा गोल है जो आपके 10-15 साल आगे का है तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा पैसा सिप में डालिए। उसके पीछे का आपको एक बेसिक कारण बता देता हूँ। पिछले 25 सालों का अगर आप इंडाइसिस का ही ट्रेंड देख लें तो 15% का CAGR रिटर्न, ये देखिएगा 15% का CAGR रिटर्न जो है वो इंडाइसिस ने आपको करके दिया है। अगर आप 15 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं, बिल्कुल सिप में डालिए। और कुछ नहीं समझ में आता ना सर, तो इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप नहीं रिसर्च कर सकते, ये 40 तरीके के म्यूचुअल फंड और 1000 तरीके की स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। आप इंडेक्स फंड ले आप लीजिए। इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप निफ्टी ETF खरीदिए ना सर। 50 निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें इक्वल वेट इन्वेस्टमेंट हुए जा रहा है और वो 50 दिग्गज हैं जो मार्केट चला रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी ETF की वैल्यू बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। लेट्स मेक इट सिंपल। मत करो आप रिसर्च, आप नहीं कर सकते, आप निफ्टी ETF में शिफ्ट कर लीजिए ना। अगर आपको कोई सेक्टर अच्छा लगने लग गया है, मान लीजिए आप थोड़े से ज्ञानी ज़्यादा हैं और आपको समझ में आ गया कि भारतवर्ष में ये हो रहा है, इंफ्रा में पैसा डाल दूं, डिफेंस में डाल दूं, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसका भी थोड़ा सा आप एक्सपोजर ले लीजिए। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस जाइए पेडिग्री पे। हाँ, देखिए कि आप किस म्यूचुअल फंड के साथ हैं,
किस तरीके के फंड मैनेजर के साथ हैं, Exactly. फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सब और ये मिल जाता है सर, मिल बहुत जाता है। इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके लिए ये देखना कि विकी कौशल ने उस दिन क्या कपड़ा पहना था, वो तब भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फंड का फंड मैनेजर उससे ज़्यादा आसानी से मिल सकता है। एक फैक्ट मैं रखना चाहूँगा लोगों के सामने कि 2008 के क्रैश में जिसने निवेश किया था सिप के थ्रू, करीब औसत उसे 5 साल का समय लग गया था अपने रिटर्न्स को बेटर करने में, इन्फ्लेशन से बीट कराने में 5 साल का समय लग गया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 साल के लिए और 5 साल के लिए भी सिप हो सकती है, तो मुझे लगता है इस बात को एक चुटकी नमक के साथ लीजिएगा, क्योंकि पिछले 10-20 साल में कई ऐसे उदाहरण हैं जब बाज़ार बहुत टॉप से नीचे आए या जब बाज़ार साइडवेज थे, तो बाज़ार में आपके जो अपेक्षित रिटर्न थे वो आने में, या जिनकी आप कामना लिए बैठे थे वो आने में लंबा समय लगा। सर, सिप क्या स्टॉक्स की भी हो सकती है? आप बाज़ार देखते हैं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि यार ये तो मतलब गोल्ड माइंस हैं। जैसे आप देखिए ना, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, टाइटन है, एशियन पेंट्स है, HDFC बैंक है, कोटक, इनको ये बोला जाता है यार इन्हें तो लो और भूल जाओ, बना के पैसा देंगे आपको। तो आपको लगता है कि बजाय म्यूचुअल फंड में सिप करने के हम कोई 4-5 स्टॉक, अब तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, बहुत फिनटेक कंपनीज ऐसी हैं जो आपको हर महीने की एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित रुपए का एक स्टॉक खरीदने की या 5 स्टॉक खरीदने की भी छूट देती हैं। तो ये यात्रा अनंत तक चलाने से बेहतर है कि हम एक निश्चित समय रखें और इक्विटी में सिप कर दें। सर, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये जब पॉडकास्ट बाहर जाएगा तो मेरे करीबी मित्र और मेरे परिवार वाले भी इसको देखेंगे, और जो अभी आपने बात बोली है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। उनका सिंपल कंसेप्ट है, उनके पास एक ऐसा इंसान है जिसको वो कभी पकड़ सकते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो वो जब भी मिलते हैं वो पूछ लेते हैं, भाई आप किस में, मेरा ये टारगेट था, मुझे इतने शेयर रिलायंस लेने थे, ख़त्म हो गए, अब बताओ कौन सा नया सिप चालू करना है। अब बोले आप फला LNT में सिप अपना चालू कर दीजिए, ठीक है, बात हो गई ख़त्म। वो अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे, जो भी उनको अमाउंट करना होगा, उनका टारगेट पूरा हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं सर, इस पॉलिसी से एक और चीज़ हम एक्टिवेट कर रहे हैं कि सिप में भी, जो आप स्टॉक की सिप बोल रहे हैं, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वैल्यूएशन ज़रूर देखिएगा। जैसे कि नॉट दैट आई एम सॉलिसिटिंग इट, बट रिलायंस आपने देखा है बहुत टाइम से चल नहीं रहा है। बिल्कुल, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और अपने हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है, अपने 52 हफ्ते के लो पे बैठा है। रिलायंस का सर एक हिस्ट्री है कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट स्प्री पे जाता है, उसका स्टॉक शॉर्ट रेंज में कंसोलिडेट करता है, और जैसे ही वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है तो फिर आप देखिए वो मल्टीफोल्ड रिटर्न एक साथ छोड़ के निकलता है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉक को समझ लिया आपने, वैल्यूएशन देख ली, अब इसको पकड़िए, इसमें धीरे धीरे करके अपना सिप चालू कर दीजिए। सिप केवल एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, वो चाहे स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। सिप का मतलब सिंपल ये है, सिप मतलब डिसिप्लिन। हर महीने एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित राशि उस एसेट में इन्वेस्ट हो जाएगी। सिप का मतलब बिल्कुल म्यूचुअल फंड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका केवल सिप होता है। और अगर आपको ये कहानी कोई बेचता है कि आप बस लंबे समय में सिप कर लीजिए और हर बीमारी का इलाज वो है, तो मैंने जैसा आपको बोला ना कि एक चुटकी नमक के साथ लीजिएगा, क्योंकि आप यात्रा ही करते रहें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेस्टिनेशन से पहले जो पत्थर आते हैं मील्स के, उनको भी देखते रहिए कि 1 साल में हमने क्या किया, 2 साल में क्या। वो राहत साहब का एक शेर है ना कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ऐसा मत कीजिए, मील के पत्थर भी देखते रहिए और फिर मंजिल पे पहुँचिए। अगला सर, हॉट स्टॉक टिप। मतलब आप ये मान के चलिए कि आज मैं आपसे अगर 5 सवाल पूछूंगा या 10 पूछूंगा, तो इस पर मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाह रहा था। ये जो सर आज कल ये हॉट स्टॉक टिप्स का चक्कर है, हम देखते हैं सेबी अलग अलग तरीके से पेनल्टी लगा देती है और नियम ले आती है कि नहीं ये मत कीजिए, पंप एंड डंप मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बट सर ये रुक नहीं रहा है। मतलब मैं अभी भी देखता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखा कि किसी ने AI के थ्रू एक रील बना दी थी जिसमें वो मुकेश अंबानी जी का वो था और वो जियो का शेयर रिकमेंड कर रहे थे, मतलब जो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तरीका है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के नाम पर स्टॉक बेचे दे रहे हैं,
जो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अगर आप सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं है तो आप कैसे स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं? तो ये जो हॉट स्टॉक का पूरा स्कैम है ना स्टॉक मार्केट का, इसको कैसे समझा जाए और इससे कैसे निपटा जाए दरअसल? सर, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को घर में एक चीज़ ना घोट घोट के पिला दी गई थी, क्योंकि मैं बहुत चंचल था, बात मैं सबसे कर लेता था। मुझे किसी से कोई बात करने में शर्म जो बच्चों में देखी जाती थी वैसा नहीं होता था, तो लोगों के साथ मैं मिंगल कर लेता था। मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली गई थी कि कोई भी इंसान जिसको तुम नहीं जानते हो, वो अगर तुमको चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ भी खाने का ऑफ़र करे, पहली बात बिल्कुल मत लेना। दूसरी बात, हाथ के हाथ देखना, आसपास में तुम्हारा कोई जानकार बड़ा है, उसके पास जाके बैठ जाना चुपचाप। बहुत बेसिक कंसेप्ट था सर, ये भी वही है। फ्री में आपको कोई अगर कोई स्टॉक टिप दे रहा है तो वो लॉलीपॉप है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, हमें नहीं पता। हो सकता है पहले पहले उसका स्वाद हमें अच्छा भी लगे, बट जब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे कि वो हमें कहाँ ले जाके बैठा देता है, या हम किडनैप हो जाते हैं, जो भी होता है, वो प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करनी ही पड़ेगी। इसमें सेबी भी आपको कोई नहीं पढ़ाई कर सकता। तो जब आप बड़े हैं, जब आप अपने बच्चे को ये समझा सकते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम इतने ललाहित क्यों हो जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए, जो कि हमको पता है कि इवेंचुअली प्रॉब्लम बनने वाली है। इसका कारण तो सर सिंपल है, ग्रीड है। सबको पता है कि मैं शायद 10 गुना पैसा नहीं कर पाऊंगा अगर मैं लगातार अपनी नौकरी करता रहूंगा, या जो भी काम में मैं लगा हूं, जिस व्यवसाय में मैं लगा हूं, कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं एक स्टोरी देखता हूं कि बस आज कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं ये शेयर और कल हो जाएंगे आप लखपति, तो वो ग्रीड है जो खींच के ले आती है। इसको कैसे काबू किया जाए? सर बेसिक है, मैंने तो आपको इनिशियल उसमें ही बता दिया ना। आपको पता है आइसक्रीम का स्वाद आपको पहले पसंद आने वाला है, बट बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी सोचना होगा कि कोई भी आदमी आपको फ्री में पैसे कमा के देगा क्यों। बहुत बेसिक बात है शुभम सर, इट्स अ वेरी कमर्शियल इंटरेस्ट एवरीवेयर। एवरी रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। पहले वो आपको गिव कर रहा है, बाद में जब वो आपसे टेक करेगा तो पता नहीं क्या क्या लेके चला जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कुछ कुछ ऐसे ज़रूर लोग हैं, जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई सॉलिसिट नहीं कर रहे हैं बात, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक गाइडेंस की बात कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करें, उनसे आप सीखें कि क्या क्या होता है। कुछ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं भी जिनका नाम तो मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, बट दे आर गुड। वो आपको स्टॉक के लिए कभी नहीं बोलेंगे, वो क्या करना है वो मेहनत करने के लिए बोलेंगे। जैसे अभी आपको मैंने इतनी सारी बातें बोल दी कि आप ये मेहनत करिए, वो मेहनत करिए, बोरिंग ज़रूर लगेगा आपको, बट इन लॉन्ग टर्म आप जाके देखेंगे ना तो आपको यही प्रैक्टिस सबसे अच्छी लगेगी। यू चूज़ योर गुरु एंड सी व्हाट ही इज़ ऑफरिंग यू। ये कौड़ियों के दाम में मिलने वाले शेयर तो गुरु नहीं ही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 20 साल हुए हैं और मैं 3rd जनरेशन हूँ इस बिज़नेस में। तो कहीं ना कहीं बचपन में भी हमने खूब सारी चीज़ें सीखी हैं, बट आज भी अगर मैं किसी इंसान से मिलता हूँ, और कितनी बार ऐसा ही हुआ है, हमने ऑफ एयर जब मीटिंग्स करी है, और मैं कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर उठा के लेके जाता हूँ जो मेरे कहीं ना कहीं बात करने में ज़रूर काम में आता है। सो आई ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। दिस इज़ अ बेसिक वे इफ़ यू अप्रोच दिस मार्केट। सेबी एक नियम लेकर आया था, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सेबी एक नियम लेकर आया था कि जिन एक्सपर्ट्स की या जिन कंपनीज़ की 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी किसी स्टॉक में, उसको शेयर होल्डर्स में रखा जाएगा, डाला जाएगा। बाज़ार में अगर हम गुरूज़ की बात करें तो एक तो हैं प्रोफेशनल्स लोग, जैसे आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ या फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, हेड ऑफ रिसर्च हूँ, मेरा काम है ये करना और मैं ये करके आपको दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ना तो ये कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हमारी बात पर आप मानिए क्योंकि उन्हें लगता है सेबी डंडा मारेगा, ना तो वो खुलकर ये कहते हैं, और ना वो खुलकर ये कहते हैं कि हम इसमें निवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि इफ़ यू आर लिसनिंग अ प्रोफेशनल तो आप उस प्रोफेशनल्स को सुनिए तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं वाकई, और अगर आप निवेश गुरु के पास जा रहे हैं या निवेशक के पास जा रहे हैं बड़े, तो आप देख लीजिए क्या उसने उस कंपनी में निवेश कर रखा है और वो
सो कॉल्ड बड़ा निवेशक है तो 1% हिस्सेदारी क्या खरीद रखी है, तो आपको लगता है ये थोड़ी एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है? सर इसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। एक सिस्टम को पकड़ लीजिए कि जिस भी इंसान को आप सुन रहे हैं, क्या उस इंसान के बारे में आप जानते हैं? बड़ा निवेशक है, होल्डिंग में आपको देखने को मिल ही जाएगा, लिस्ट सबके पास होती है, आज आप बोलेंगे आज आपको मिल जाएगी। एक तो ये बात हो गई, मगर इसमें एक और चीज़ है। कई कबार क्या होता है, और मैं उन शेयरों का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, उन निवेशकों का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कई कबार वो निवेशक का नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता है कि उस स्टॉक में मूवमेंट कर दिया जाए। उस चीज़ को भी आपको पकड़ना होगा। फिर हम आ जाते हैं उस चीज़ पे, उस निवेशक की हिस्ट्री ज़रूर चेक करिएगा। बहुत 10-12 ऐसे निवेशक हैं जिनके नाम घूमते रहते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि अगर ये नाम आ गया है स्टॉक में, इससे पहले बाहर हो जाना है। लोग बोलते हैं कि अरे इसने तो पैसा लगाया है, ये क्यों लॉस में करेगा? उसका नाम ही इसलिए आया है क्योंकि आपको बताया जा सके कि आप भी इसमें पैसा डालें, क्योंकि वो और आ गए हैं। जब आप पैसा डालेंगे तो वो एग्जिट रूट तैयार हो जाएगा। इस हिस्से में मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने कहा मैं 20 साल से हूँ, 3 पीढ़ियों से हैं। निश्चित तौर पर ये जो बातें चलती हैं पंटर्स की, इनसाइडर्स की, दंत कथाएँ सुनी है, मेरा तो कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा, लेकिन दंत कथाएँ मैंने ऐसी भी सुनी हैं जो लोक श्रुतियाँ हैं कि अटैची लेके लोग घूमते हैं कि सर ये स्टॉक चला दीजिए और पैसा ले लीजिए। कभी आप मिले किसी ऐसे व्यक्ति से? देखिए, बाज़ार में हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, बातें हम भी सुनते हैं, कई कबार कुछ कुछ चीज़ें होते हुए भी देखते हैं। मगर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसको कोई ये सूटकेस वाला इंसान चला सकता है, उससे आपको दूरी सबसे पहले बनानी है। पहचानूँ कैसे? पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है सर। कंपनी का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि कंपनी की न्यूज़ आने के बावजूद वो शेयर चलने में मौत आ जाए। बताता हूँ आपको कैसे। आईटीसी ध्यान करिए सर। एक टाइम था आईटीसी के लिए मेम्स बनने लग गए थे। अब तो उठ जाओ महाराज। 180 रुपये, 200 रुपये, 160 रुपये। और उस टाइम पे मैं अगर आईटीसी की कहीं बात करता तो लोग बोलते थे कि बहुत ही सेफ्टी नेट में रहने वाला आदमी है, इसको पता भी नहीं क्या बोला, शेयर तो चलता नहीं है। इन द ईयर, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने करीबन 225 रुपये में प्रीच करना चालू कर दिया था कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, आप भर लो इसको। मैं जिससे भी मिलता था, क्योंकि मेरे बेसिक प्रॉब्लम है सर, मैं बड़ी कंपनियों में ही बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। आप मेरे मुंह से टाटा मोटर ही सुनेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही सुनेंगे, आईटीसी ही सुनेंगे। छोटी कंपनियों में थोड़ा डर मेरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में जो आप वो सूटकेस वाले बोल रहे हैं वो काम बहुत होते हैं, पंप एंड डंप सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप पहले ही दूरी बनाए रखें। शेयर ही अच्छी क्वालिटी का खरीदिए ना। आपके लिए इस मार्केट में पैसा जल्दी बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पैसा बचा रहे, बचा रहेगा, बढ़ेगा और बनेगा। डिविडेंड पेमेंट्स भी देती हैं कंपनीज। अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए। क्यों ऐसी शेयरों में डालना है जिसमें 20% का सर्किट कभी लग जाता है, कभी 20% का डाउनवर्ड सर्किट लग जाता है? क्यों करना है आपको ये काम? मज़ा उसी में आता है शायद लोगों को। सर मज़ा तो देखिए, फिर एक काम है कि आप बिना हेलमेट आँख पे पट्टी बांध के और मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाने निकल जाइए। अगर आपको इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है तो ये सब काम करके देख लीजिए। मगर अगर ये मज़ा कर रहे हैं ना, तो सर फिर शेयर मार्केट को या फ्रेटर्निटी को गाली मत दीजिए, गलती आपकी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यही है कि आप को अगर पहचानना है तो ये चीज़ें झूठ नहीं है कि हाँ लोग चलाते हैं कंपनियों को और चलती हैं तभी पकड़ी जाती हैं, बाद में हमें 100 होते होंगे तो शायद 9 पकड़े जाते होंगे या सामने आते होंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो शायद पहले स्टॉक रखते हैं, उसके बाद बताते हैं आप खरीदिए, खरीदवाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। अच्छी बात ये बताई रचित जी ने कि जो सीख आप घर ले जा सकते हैं वो ये कि इतनी बड़ी कंपनी में निवेश कीजिए, उसके शेयर खरीदिए जिसको ये अटैची वाले चला ना पाएँ। सर अगला जो टॉपिक है वो है आईपीओ का। एक आईपीओ का जो मिथ है, जो मैं सुनता हूँ कि आईपीओ आया है इस कंपनी का, आईपीओ भर लीजिए और आईपीओ में आपको मतलब पैसा बन ही जाएगा
और हमने देखा कि अभी पिछले 1-1.5 साल में ये फ्रेंजी है कि भाई एसएमई आईपीओ आए या कई बड़े मेन बोर्ड आईपीओ आए जिन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। लेकिन उसका एक अंधा कोना ये भी है कि 80% आईपीओ करीब ऐसे थे जो अपने साल भर के बाद ही अपने लिस्टिंग गेंस को ख़त्म करके और जो उनका लिस्टिंग प्राइस था उसके आसपास या उसके नीचे आ गए। क्या आपको लगता है कि आईपीओ केवल रिटेल निवेशकों को, मेरा वर्ड अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो आप सही कीजिएगा, कि रिटेल निवेशकों को फंसाने का एक गेम है? सर एक आईपीओ आया था, टू व्हीलर कंपनी का डीलर था ये आदमी। 2 शोरूम थे किराए के, कुछ अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, 15 या 20 एम्प्लॉई थे। और वो आईपीओ आता है, अगर मैं अपने फिगर के साथ करेक्ट हूँ सर, कुछ 9 करोड़ रुपए डिमांड किए थे, 9 करोड़ या 11 करोड़ रुपए। उस आईपीओ में 4800 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगी थी। आप समझिए कि आप एक ऐसे इंसान को पैसा देने जा रहे हैं जिसका खुद का शोरूम भी नहीं था। 2 शोरूम थे मोटरसाइकिल के और कुछ सर्विस सेंटर थे, कुछ एम्प्लॉयज़ थे। आप 4800 करोड़ रुपए का कमिटमेंट अगर ऐसे आदमी के साथ कर रहे हैं तो सर गलती किसकी? मतलब आप अगर इतना भी नहीं देख रहे हैं कि आप आईपीओ जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो करती क्या है, वो करती क्या है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत आईपीओ आ रहे हैं अभी, अगेन मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। उस आईपीओ में क्या हो रहा है सर, उस आईपीओ में ओएफएस है, वो आपको जो हिस्सा दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो कंपनी का हिस्सा नहीं, वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना हिस्सा आपको देके जा रहा है। अब सर मैं एक बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ आपसे, मेरे पास आज एक कंपनी ए का शेयर रखा हुआ है जिसका दाम 100 रुपया है, अभी मैं आपको दे रहा हूँ, अपने पास से ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या, क्योंकि और मैं उस कंपनी का चालक भी हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होगी कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपको 100 रुपये में दे के जा रहा हूँ? इसमें बस एक फैक्टर ज़रूर आता है कि सेबी का एक नॉर्म है कि प्रमोटर होल्डिंग एक परसेंटेज से नीचे रहनी चाहिए। अगर वो सिचुएशन है तो वो तब भी जस्टिफाइड है, मगर वो सिचुएशन जब नहीं होती है और प्रमोटर या अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे होते हैं, तो आपको क्या ये बात गलत नहीं लगती कि इस भाव में अगर वो हमको दे के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया होगा कि इस भाव पे एक सैचुरेशन बन रहा है? प्राइस डिस्कवरी कैसे हो सकती है ठीक? प्राइस डिस्कवरी का बेसिक कंसेप्ट है सर कि आप, फिर मैं बोलूँगा वैल्यूएशन चेक करिए, बेसिक बात है, वैल्यूएशन चेक करिए, हर आईपीओ का वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। उसका पीई देख लीजिए, कितने पीई पे आ रहा है, अभी क्या एग्जिस्टिंग पीई है और सेक्टर का क्या पीई है, ये सब चीज़ें आपको परोसी जाती हैं हर वेबसाइट पे। इतनी पी अगर ना देखनी हो तो आईपीओ से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है, कंपनीज में स्टॉक्स में रहें। वो तो अनडाउटेडली है ही, क्योंकि आप एक और चीज़ समझिए कि आपको अगर कोई कंपनी पसंद भी आ रही है, कई कबार ऐसा होता है, मतलब पिछले हफ्ते 2-3 आईपीओज में ऐसा हमारा कवरेज रहा है जहाँ पे कंपनी हमें समझ में आ रही है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी को रेडार पे रखेंगे, कंपनी लिस्ट करेगी, उसके बाद कैसा परफॉर्म करेगी वो देखेंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा, पी आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 9 करोड़ रुपए डीलर मांगने वाले के पास 4800 करोड़ का कमिटमेंट करना तो आप ही की गलती है। बिल्कुल। तो आईपीओ में भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगर इतनी सारी चीज़ें पी और सेक्टर पी और स्टॉक पी इनको नहीं देखना चाहते हैं तो बेहतर है आईपीओ से दूर रहिए, लिस्ट हो जाने दीजिए। लिस्टिंग में ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि ये बाज़ार किसी को बख्शता नहीं है। रिलायंस पावर होता है तो उसको बता देता है कि वो कहाँ जा सकता है, और पेटीएम होता है तो उसकी अगर वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो मतलब कहते हैं ना कि नानी के आगे ननिहाल की बातें कहाँ चलती हैं, तो वो थोड़े दिन में समझ में आ जाता है। एक चीज़ सर इसमें मुझे और समझना मैं चाहूँगा कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में आते हैं, दरअसल वो आते हैं, वो हिस्सा खरीदते हैं और उसके बाद ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो हमेशा प्रॉफिट में निकलते दिखते हैं या वो प्रॉफिट में निकल जाते हैं, रिटेलर्स फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? सर अब देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि बड़े निवेशक जो आते हैं और वो जो पैसा लगाते हैं, शोम सर अब क्या है कि आप मेरे से कई बातें ऐसी निकलवाने की बात कर रहे हैं, मुझे खुद को डर लग रहा है
कि ये ऐसी चीज़ें अंदर से, मतलब बेसिकली देर आर सम सेटअप्स विच आर क्रिएटेड। थोड़ा सा मैं आपको सोफिस्टिकेटेडली बता दूं, कुछ बैकडोर मूवमेंट्स भी हो जाते हैं कि आपका यहाँ मूवमेंट फंड का यहाँ हो रहा है तो आपका फंड का मूवमेंट यहाँ हो गया। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि सर रिटेल निवेशक को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि एग्जिट लेना कहाँ पे है। और वो बड़े निवेशक, क्योंकि उनका क्वांटम बड़ा होता है, कुछ इंटरनल्स भी उनके ऐसे सिस्टम सेटअप में होते हैं कि उनको ये पता लग जाता है कि निकलना कहाँ पे है। वो आप समझ नहीं पाते हैं कि निकलना कहाँ पे है। बड़ा निवेशक ये समझ गया था कि 180 रुपये 200 रुपये का टाटा मोटर उसको 1000 रुपये में बेच देना चाहिए। आपका लालच ही ख़त्म नहीं हो रहा था वहाँ पे। आपको तो और ख़रीदने का मन कर रहा था, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपर्ट टीवी के पीछे से खड़ा होके या किसी सोशल मीडिया पे खड़ा होके ये बोल रहा था कि ये तो मल्टी बैगर है, अभी आपने इसको 200 रुपये से 1000 रुपये तो देखा है, ये तो 2000 रुपये भी हो जाएगा। तब वो निकल रहे थे और आप घुस रहे थे। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर ये समझना मैं चाहूँगा कि 1000 रुपये पर भी जो लोग सलाह दे रहे थे कि आप खरीद लीजिए और ये बहुत बड़ा शेयर है और ये वो, उनके पीछे क्या था? वो कैसे ये सलाह दे सकते हैं कि जब आपको लग रहा है कि 5 टाइम्स आ गया और बड़े निवेशक यहाँ से निकल रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्रिएट किया जाता है कि भाई अब बड़ों को निकलना है इसलिए ऐसी चीज़ें कर दी जाएं? सर देखिए, किसी का जीवन किसी का खाना तो बनता ही है और ये सच्चाई नेचर की है। अब आप अगर ये बोलेंगे कि शेर ने क्यों बकरे को पकड़ा और बकरे को खा गया तो शेर ही दोषी है, तो सर आपको किसने बोला था कि शेर के सामने जाके डांस करना था आपको? ये बताइए मुझे। आप शेर को दोषी ठहराइए मत। आप अगर अपने आप को नहीं संभाल सकते तो आप बचिए। बिल्कुल। वो रचित जी की बात पे वो गालिब का शेर याद आ गया कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आगे बढ़ते हैं सर। अगली चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो था कि जो एक इम्पॉर्टेंट था, जो हेज फंड या ये जो बड़े फंड्स होते हैं, एक सर एक दर्द कह लीजिए या एक बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी क्यूरियोसिटी है सर। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पर लोग स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। और प्लीज़ आप थोड़ा इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, जिन लोगों से मैं अपने शोज़ में बात करता हूँ, तमाम लोग मैंने ऐसे देखे कि सर शेयर बाज़ार में इतना पैसा लगाया डूब गए, सर शेयर बाज़ार में बर्बाद हो गए, सर शेयर बाज़ार में। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो शेयर बाज़ार से बहुत, लेकिन सर मैंने कभी कोई ब्रोकर, कभी कोई FII, कभी कोई ब्रोकरेज फर्म मतलब बर्बाद होती नहीं देखी जो स्टॉक मार्केट में। और रिटेल निवेशक तमाम देखे मैंने जो बर्बाद होते हैं, कभी कोई PE फंड, कभी कोई FII, कभी कोई ब्रोकरेज फर्म, कभी कोई फंड मैनेजर। कभी आपने सुना ऐसा कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जब से मैं समझ रहा हूँ बाज़ार को, देख रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। आपने कभी सुना ऐसा कि बाज़ार, तो फिर ये बाज़ार है किसके लिए? सर देखिए, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा। फंड मैनेजर्स, ब्रोकरेज हाउसेस आपने बर्बाद होते हुए स्टॉक मार्केट के फॉल के कारण नहीं देखे होंगे, उनके इंटरनल प्रैक्टिसेस के कारण। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। देखें, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ सर कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसे लोगों को भी दिखा सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं और जानकार हैं, और वो ये बोलते हैं कि ये जो मेबैक है ये मुझे L&T ने दिलाई है, जो बॉम्बे में मेरा फ्लैट है वो मुझे रिलायंस ने दिलाया है, और वो जो फलां जगह मेरा फार्म हाउस है वो मुझे सिप्ला ने दिलाया है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, रिलायंस, L&T, विप्रो, सिप्ला, जो मैं आपको पूरे टाइम प्रीच कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, देखिए अब जैसे मैं बहुत एक बेसिक प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। आपने एक वर्ड यूज़ किया हेज फंड। अब सर इस फंड को ही समझिए, इन लोगों से पैसा उठाता है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी हंटिंग करता है। इसका सिंपल कंसेप्ट है, टेक्निकल्स को देखा, कहीं मार्केट में करेक्शन देखा, हाथ के हाथ दौड़ के उसमें एंट्री करी, थोड़ा सा परसेंटेज बना और एग्जिट कर गए। वो आपसे तो होगा नहीं, आप तो वो चीज़ ही नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो सर ये कहते हैं फिर कि ये बाज़ार जो है वो दरअसल बना ही इस तरह से है, इसका बनाया ही इस तरीके से गया है कि आम निवेशक, बहुत छोटा निवेशक इसमें ना ही घुसे। सर देखिए, अब वही वाली बात हो जाती है कि ये मेरा कहना सबसे गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसको बहुत ही अंदर से दुख होता है, पेन फील होता है जब कोई स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव बोलता है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ पर्सन जो कहीं भी बैठ के ये सुन लेगा कि स्टॉक मार्केट
गलत जगह बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत पैसा दे सकती है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर कि कोई भी काम, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी वैल्यू चर्निंग इतनी अच्छी नहीं कर सकता जितना स्टॉक मार्केट कर सकता है। मगर बेसिक डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करेंगे, आपको वेट लूज़ करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे डाइट भी करनी होगी, मुझे वर्कआउट भी करना होगा, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीनी होगी, तभी मेरे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन सकती है। मैं रोज़ 6 बर्गर खा के और फिर ये बोलूँ कि नहीं मेरी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी नहीं बन रही, तो गलती मेरी है। अब आप शायद समझ गए होंगे ये तमाम मुद्दों पर जिस पर हमने चर्चा की, जो मिथ डिस्कस किए कि 90% ट्रेडर्स दरअसल बाजार में पैसा खोते क्यों। सर अब हम अंतिम चरण में हैं। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा जिनका जवाब मैं आपसे सिर्फ एक शब्द में या एक लाइन में चाहता हूं, ठीक है? मेरा पहला डर भरा सवाल। दिया है आपने। पहला सवाल, एक स्टॉक जो आप कभी नहीं खरीदेंगे। क्या वो मेरे पास है, या आप मार्केट का कोई एक स्टॉक बताइए जो आप कभी नहीं खरीदेंगे। सर बहुत बड़ी बात बुलवा रहे हैं, बट हाँ अगर ऐसा है तो ओला इलेक्ट्रिक। एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप हमेशा पैसा लगाना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि हर कोई पैसा लगाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपके लाइफ का बीते 20 साल का सबसे बड़ा पछतावा कि यार ये होता तो क्या होता। सर पछतावा तो बहुत बहुत सारे हैं, वो पछतावों से ही सीखे हैं, बट एक पछतावा रह गया सर। मैंने एक बहुत ही गलत ट्रेड करी थी। एक पर्टिकुलर स्टॉक था जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और 2007 में मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी उठाई थी 468 रुपये के भाव में, और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और आज भी वो 24 रुपये के भाव में है और क्वांटिटी हज़ारों में थी। वो दुख आज भी मेरे अंदर है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस एक दिन का? क्या ये मुझे यहाँ बोलना चाहिए? हाँ, सर एक दिन का नहीं, मैं आपको जब आप ट्रेडर थे, मैं ये हाँ, नहीं कह रहा, जब हाँ, आप ट्रेडर थे तो आपका एक दिन का सबसे बड़ा लॉस? एक दिन का नहीं था सर, वो आधी घंटे का था। और वो जो कुंजी वाली बात है ना, तो सर वो एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी थी, एंड अराउंड 20 मिनट के अंदर अंदर क्लोजिंग के टाइम पे ट्रेड करी थी। 1,68,000 रुपये साफ हो गए थे मेरे। और आपके लाइफ का एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफिट? सर अब तो पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है तो प्रॉफिट होता ही रहता है। एक दिन का किसी एक ट्रेड का बता दीजिए। चलिए सर चलिए ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो एक वाइल्ड फिगर दे देता हूँ। एक दिन का नियर अबाउट 8-8.5 लाख रुपए तक 8 से पहुँच 8 जाता लाख है। रुपए। अगर आज मार्केट क्रैश हो जाए तो आपकी एक स्ट्रेटजी? सर मार्केट अगर क्रैश हो जाएगा तो मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं कुछ नहीं बेचने वाला हूँ। मैं मार्केट के बॉटम का इंतज़ार करूँगा, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मॉनिटर करता रहूँगा, और जहाँ टर्न अराउंड दिखेगा वहाँ होल हार्टेडली घुस जाऊँगा। रचित जी की पूरी बातचीत का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, जो फलित है, वो इतना है: रिसर्च कीजिए, धैर्य रखिए और सही समय का चुनाव कीजिए। अगर आप पूरी बात समझेंगे तो रिसर्च, धैर्य और सही समय का चुनाव। सर स्टॉक्स की तो बहुत बात हुई, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। द शुभ लाभ शो में मैं चाहूँगा कि आप आगे के एपिसोड लाएं, हम और चीज़ों को, मिथ को बस्ट करें, और बहुत सारे मेहमान भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा द शुभ लाभ शो में। चलते चलते एक हल्का फुल्का सवाल, सर अगली राइड कहाँ है? आप राइडर भी तो हैं। सर अगली राइड मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर सब समय मिल गया तो इस बार ज़ंस्कार करने जाऊँगा। नमस्कार। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप लोगों का भी शुक्रिया इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ नए टॉपिक पे मैं फिर आऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।